हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर नंबर 10 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, जिसका हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं। उसमें सबसे पहले हमने समझा था कि गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। लास्ट में मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था कि गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर क्या होता है। गवर्नमेंट बजट की अगर मैं बात करूं तो उसमें हम दो चीज़ें इंक्लूड करते हैं। बजट मतलब वो हमको पिछला वाला जो फिस्कल ईयर है, पिछला वाला जो साल हमारा गया है, उसकी रिसीट्स और एक्सपेंडिचर के बारे में तो बताते हैं कि भाई कहाँ कहाँ से कमाई हुई, रिसीट्स आई, कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर किया, हमने खर्चा किया। साथ ही साथ आने वाला जो साल है उसका तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि भाई इतना ही खर्चा करेंगे, इतना ही एक्सपेंडिचर होगा, नहीं, बट एस्टिमेटेड रिसीट और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर हम बात करते हैं इस सब की। ठीक है, तो बजट में दो कंपोनेंट्स आते हैं आपके। क्या दो कंपोनेंट्स हैं? सबसे पहला आता है आपका बजट रिसीट्स, ठीक है, बजट रिसीट्स, और दूसरा हमारा कंपोनेंट आता है बजट एक्सपेंडिचर। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अब ये दोनों ही हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं डिटेल में, और ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा वाइड है, तो ये आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। पहले हम रिसीट्स की बातें करेंगे, टाइम अगर बचता है देन वील कवर बजट एक्सपेंडिचर इन दिस वीडियो ओनली। तो पहले हम सबसे पहले बात करते हैं बजट रिसीट्स की। देखो, ठीक है, इसका भी अब एक काइंड ऑफ फ्लो चार्ट है जो अब आपको समझना है, ठीक है। बहुत सारी इसमें अंदर डिटेल्स हैं, तो ये ढंग से समझना। अब हम बात करेंगे किसकी? बजट रिसीट्स की। अब बजट रिसीट्स में मैंने आपको क्या बताया कि जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर होते हैं ना, वो दो दो तरीके के होते हैं। ये शॉर्ट में मैं लास्ट वीडियो में बता चुकी थी। क्या क्या दो दो चीज़ें हैं इसमें, एक ये और एक ये। बजट रिसीट्स की बात हो रही है तो एक है हमारे पास रेवेन्यू रिसीट्स। कौन सी रिसीट्स हैं? एक तो रेवेन्यू रिसीट्स हैं हमारे पास, और एक हमारे पास है कैपिटल रिसीट्स, ठीक है, कैपिटल रिसीट्स। और इसी तरह जब हम बजट रिसीट की जगह बजट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये सिमिलैरिटी सी है थोड़ी सी। तो बजट रिसीट के दो कंपोनेंट्स क्या हैं? रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट। अब इन दोनों को ही हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखो, रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? रेवेन्यू मतलब आपकी इनकम। यही तो आपको पता है, रेवेन्यू आपको पता है ना क्या होता है? इनकम होता है। कोई भी कंपनी कुछ बेच रही है सामान और वो क्या अर्न कर रही है? रेवेन्यू अर्न कर रही है। और आप इनकम मतलब वही रेवेन्यू, इनकम एक ही चीज़ है। अब जैसे आपके पापा क्या करते हैं? ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, पैसे कमाते हैं। अब आप सोच के बताओ, क्या वो पैसे मतलब जब वो कमा रहे हैं, वो जो रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, वो जो इनकम अर्न कर रहे हैं, क्या उस पर उनको कुछ देना होता है? मतलब कि भाई अगर उनकी संपत्ति चली जाएगी, अगर उन्होंने पैसा वापस नहीं किया, वो इनकम उन्हीं की रहती है ना, उनको कुछ चुकाना नहीं पड़ता ना, बदले में कुछ देना नहीं पड़ता, ठीक है। कोई असेट उनका नहीं जाता, उनकी कोई लायबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। कोई लायबिलिटी मतलब आप कह लो मेंटेन नहीं करनी पड़ती है उनको जब उनका रेवेन्यू वो अर्न करते हैं, ठीक। तो आपको याद रखना है रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी रिसीट्स होती हैं? जो कि डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी, ठीक है, एनी लायबिलिटी मतलब कोई बोझ नहीं है। देखो, लायबिलिटी का मतलब समझो, लायबिलिटी मतलब बोझ एक तरीके से। तो आपकी जो इनकम हो रही है वो कोई बोझ तो नहीं है। ये अलग बात है, अगर आप किसी से उधार ले लेते हो ना तो वो आपकी इनकम तो कहलाएगी, पर वो लायबिलिटी भी कहलाएगी, वो बोझ कहलाएगी। तो वो रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगी, वो कैपिटल रिसीट में आ जाएगी। तो रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट में बेसिक फ़र्क ये है कि ये जो रेवेन्यू रिसीट्स होती है ना, ये हमारी इनकम रिसीट्स हैं। इसे हमने कहीं से मांगा नहीं है, कहीं से उधार नहीं लिया है, तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी नहीं है, ये बोझ नहीं है। पर अगर यहीं मैं इसकी बात करूँ कैपिटल रिसीट्स की, ये क्या करती हैं? क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट के लिए क्या करती है? लायबिलिटी क्रिएट कर देती हैं। जैसे कि अब सरकार को भी देखो ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि नहीं। अब वो क्या करेगी? हो सकता है किसी और कंट्री से उधार ले ले, जैसे इंडिया को ज़रूरत है तो वो अमेरिका से कुछ पैसा उधार ले ले, या फिर जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, आपने नाम सुना होगा वर्ल्ड बैंक,
IMF, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक, तो ये क्या करते हैं, ये कंट्रीज़ को फंड करते हैं। तो ऐसा नहीं है फ्री में पैसा बांट रहे हैं, ये लोन ही देते हैं। अब इंडिया को ज़रूरत है, इंडिया ने ले लिया $100 मिलियन का लोन, तो अब ऐसा नहीं है वो पैसा रखे रहे, वो उसको अपनी कंट्री में यूज़ करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, जिसमें भी करना है, पर वो उसको चुकाएगी। तो थी तो वो उसका रिसीट, माना तो रिसीट ही जाएगा वो, ठीक है, पर वो कैसी रिसीट होगी, वो कैपिटल रिसीट होगी, क्योंकि वो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही है, वो उसको चुकाना है, वापस देना है, वो उसके ऊपर बोझ है। पर ये जो होती है, ये रेवेन्यू रिसीट, ये बोझ नहीं होती है। अब मैंने इसका एग्जांपल तो दे दिया, जैसे लोन वगैरह हो गया, किसी और कंट्री से आपने फ़ंड रेज़ किया। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे टैक्स। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हमारी सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं। अब उस टैक्स के बदले सरकार हमको क्या, कुछ ऐसा तो नहीं है ना सरकार को कुछ चुकाना है बदले में, नहीं, हम तो टैक्स देते हैं भाई, ये एक फ़र्ज़ है हमारा, हम टैक्स दे रहे हैं, सरकार की कमाई हो रही है, वो हम पे खर्चा कर रही है। पर सरकार पे कोई बोझ नहीं है कि भाई इन लोगों ने मेरे को टैक्स के रूप में अपना पैसा दिया है, तो मुझे ऐसे ऐसे करना होगा। अगर सरकार कुछ भी ना करे तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, है ना, कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, जो कि कोई लाइबिलिटी, कोई बोझ नहीं बनती है सरकार पे। पर कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, ये बोझ बन जाती हैं। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या करती हैं, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन असेट्स। किसके असेट्स, सरकार के असेट्स। पर यहाँ पर ये क्या होता है, कॉजेज रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब असेट्स का मतलब क्या होता है, असेट हमारा बोझ नहीं होता। दो वर्ड्स आपने सुने होंगे, लाइबिलिटी और असेट। असेट मतलब जो चीज़ हमारी है, मेरी ही रहेगी। अब ये मार्कर है, ये मेरा है, भले ही मैं एक दिन के लिए किसी को उधार दे दूँ, अपने फ्रेंड को, रहेगा वो मेरा ही। तो ऐसी चीज़ जो कि मेरी है, भले ही कहीं भी हो, किसी के पास भी रहे वो, पर वो मेरी ही रहेगी। लाइबिलिटी क्या होता है, जो किसी और की है पर मेरे पास है। तो यहाँ पे ये लाइबिलिटी कॉज नहीं करते हैं, यानी कि वो जो टैक्स है वो सरकार का ही पैसा है, वो उसकी रेवेन्यू रिसीट है। यहाँ पे वो लाइबिलिटी कॉज करते हैं क्योंकि वो जो आपने फ़ंड रेज़ किया, दूसरी कंट्री से लोन लिया, वो उनका है, आपका नहीं है, आपको चुकाना है वापस से, तो ये लाइबिलिटी है। यहाँ पे क्या होता है, ये किसी असेट, आप जिस सरकार की जो भी संपत्ति है उस पर कोई रिडक्शन नहीं होता, कोई कमी नहीं आती है। अब हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं तो सरकार की कोई संपत्ति तो गिरवी रखवा नहीं रहे हैं कि भाई तो अपनी ये चीज़ गिरवी रखो तभी हम तुमको टैक्स देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं। सरकार की संपत्ति में कोई कमी नहीं आएगी, ठीक है। पर यहाँ पे ऐसा होता है, कॉजेज रिडक्शन इन द असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये जो हम बजट रिसीट पढ़ रहे हैं, रिसीट का मतलब क्या होता है, इनकम। तो जब सरकार लोन ले रही है तब भी उसकी कमाई तो हो ही रही है ना, पर वो कैसी कमाई है, जो कि लाइबिलिटी बन रही है, यानी कि बोझ बन रही है, वो कमाई वापस करनी है आपको। यहाँ पर भी क्या होगा, कमाई तो होगी, पर कैसे कमाई होगी, जब आपकी संपत्ति कम हो जाएगी। अब जैसे कि मान लो सरकार को चाहिए थोड़ा सा पैसा, अब जैसे कोई चीज़ होती है, मान लो जैसे आपने मूवीज़ में देखा है, अर्जेंट हमको ज़रूरत आ गई कि हमको भाई बहुत सारा पैसा चाहिए, अब घर में पैसा नहीं है, तो क्या होता है, मूवीज़ में दिखाते हैं कि जो लेडीज़ होती हैं वो अपने क्या बोलता है, सामान वगैरह जो होता है, ज्वेलरी सोने की, वो बेच देती हैं, ठीक है, उससे उनके पास पैसा आ जाता है, यानी कि उनकी संपत्ति कम हो गई। इसी तरह सरकार भी क्या करती है, अगर उसको फ़ंड रेज़ करना है तो वो क्या कर सकती है, जो भी उसकी संपत्ति है, लाइक सरकार का एक कोई एयरपोर्ट है, ठीक है, जैसे कि एयर इंडिया का एग्जांपल ले लो, किसी का भी ले लो, तो उसमें क्या है, सरकार की 51 या फिर 50 नहीं 74% का उसका स्टेक है, 74% की हिस्सेदारी सरकार की है। अब वो चाहिए, उसको फंड की ज़रूरत है, उसको चाहिए पैसे, तो वो क्या करेगी, थोड़ा अपना स्टेक कम कर लेगी, यानी कि उसकी हिस्सेदारी कम हो गई, उसके जो असेट्स थे, उसकी जो संपत्ति थी वो कम हो गई। हुआ कि नहीं। तो ये क्या करते हैं, कैपिटल रिसीट क्या होते हैं, एक तो लाइबिलिटी होते हैं और ये हमारे असेट को कम कर देते हैं, ठीक है। पर ये रेवेन्यू रिसीट्स अच्छी होती हैं, ये क्या होती हैं, वन साइडेड होती हैं, यूनिलेटरल, मतलब टैक्स हम दे रहे हैं तो हमारा ही रोल है, उसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार की ना तो कोई असेट जा रहा है, ना उस पर वो कोई बोझ बना रहा है टैक्स। पर ये जो है, ये लोन इसका एग्जाम्पल है, ये लिख लेना साइड में, इसका एग्जाम्पल है लोन, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है, अगर जैसे सरकार कोई अपना असेट बेच रही है, कोई कुछ भी चीज़ हो सकती है, जैसे LIC है, LIC में क्या है, सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा है ना, वो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है,
पब्लिक कॉरपोरेशन है तो क्या हो जाएगा, मान लो सरकार को कभी पैसे की ज़रूरत है तो वो क्या कर सकती है, LIC से अपना स्टेक बेच सकती है, उसको प्राइवेट कर देगी, उसके पास पैसा आ जाएगा। तो इस तरीके से सरकार की रिसीट होती है, यानी कि इनकम होती है, पर वो इनकम अच्छी नहीं होती है, मानी नहीं जाती है, क्योंकि वो लाइबिलिटी कॉज करती है और साथ ही साथ वो रिडक्शन कर देती है हमारे असेट्स में, हमारी संपत्ति चली जाती है। तो ये 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। आई होप समझ आ गया होगा। इस सब का फटाफट से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो हम बात करेंगे, अब इसे मैं रब कर रही हूँ, अब हम बात करेंगे एक एक करके रेवेन्यू रिसीट की और कैपिटल रिसीट की। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट समझ आ गया क्या होता है, कैपिटल रिसीट भी हमको समझ आ गया। अब इनके भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ये रेवेन्यू रिसीट है और ये कैपिटल रिसीट है। रेवेन्यू रिसीट के 2 कंपोनेंट्स या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एक तो हो गया आपका टैक्स रिसीट्स और एक हो गया आपका नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, ये हो गया। अब कैपिटल रिसीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसके भाई होते हैं हमारे पास 3 कंपोनेंट्स। वो 3 कंपोनेंट्स क्या है, सबसे पहले तो अगर हम बात करें, सबसे पहले इसमें आता है आपका रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन्स, यहाँ पे आपका आ जाता है नेक्स्ट बोरोइंग्स और थर्ड आपका आ जाता है अदर रिसीट्स। ठीक है, ये आपके 3 कंपोनेंट्स हो गए कैपिटल रिसीट के। तो रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, उसके 2 कंपोनेंट्स टैक्स और नॉन टैक्स। कैपिटल रिसीट क्या होता है, उसके 3 कंपोनेंट्स रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड आपका अदर रिसीट्स। अब देखो टैक्स रिसीट्स के एज सच कोई कंपोनेंट्स नहीं है, मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, बट इसके ना 3 टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। ये 3 टाइप्स आपको याद रखने हैं, अभी मैं बताऊंगी तीनों। ठीक है, नॉन टैक्स के आगे भी कंपोनेंट्स हैं, अब वो क्या क्या है देखो एक एक करके समझते जाओ। सबसे पहले फीस, ठीक है, दूसरा हो गया आपका फाइन्स, तीसरा हो गया फीस, फाइन्स और एस्चीट। ठीक है, एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। फिर आता है स्पेशल असेसमेंट, फिर आपका आ जाता है ग्रांट्स और डोनेशंस, ग्रांट्स या फिर डोनेशंस, और लास्ट आपका आ जाता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है, ये इसका आगे का क्लासिफिकेशन, मतलब जो नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं उनको हम ऐसे ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब रिकवरी ऑफ लोन्स और इसमें भी कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं, तो पूरा क्लासिफिकेशन आपको समझना है। हमने शुरू से क्या पढ़ा, अभी इसकी बारीकियां मैं बताऊंगी, पहले क्लासिफिकेशन समझो। सबसे पहले हमने पढ़ा बजट, बजट में 2 चीज़ें थी, बजट रिसीट और बजट एक्सपेंडिचर। अभी हम पर्टिकुलरली बजट रिसीट पढ़ रहे हैं। बजट रिसीट में भी 2 चीज़ें हैं, रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो कि किसी भी तरीके की लाइबिलिटी कॉज नहीं करती और जो कि किसी भी तरीके का रिडक्शन नहीं होता, जिससे कि असेट में कोई रिडक्शन नहीं होता। पर कैपिटल रिसीट से क्या होता है, हमारा असेट में भी रिडक्शन होता है, यानी कि हमारी संपत्ति भी जा रही है और वो हमारे लिए बोझ भी है, हमारे लिए लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रहा है। अब रेवेन्यू रिसीट में 2 तरीके के आते हैं, टैक्स रिसीट, नॉन टैक्स रिसीट, और आपके कैपिटल रिसीट में आता है रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड आपका अदर रिसीट्स, राइट। अब टैक्स रिसीट के देखो 3 आपके जो टाइप्स हैं बेसिकली, वो आपको समझने हैं। सबसे पहला प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। दूसरा हमारे पास आता है वैट एंड स्पेसिफिक टैक्स। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स और स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक टैक्स। तीसरा हमारे पास आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ये 3 टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन नहीं है, टाइप्स हैं। तो ये टैक्स रिसीट्स में आपके क्या आ जाते हैं, 3 टाइप्स आ रहे हैं, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। ये टाइप्स कह लो, इस तरीके के नॉन टैक्स रिसीट्स होते हैं। ठीक है, और ये आपको आगे मैं बताऊंगी। अब हम शुरुआत कहाँ से करें, हम यहीं से कर रहे हैं। सबसे पहले हम टैक्स रिसीट के टाइप्स पढ़ लेते हैं। देखो बहुत ईजी है, बहुत। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेस हो रही है, मतलब हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, समझ आ रहा है।
तो जैसे जैसे इंसान की इनकम बढ़ती जा रही है उसको उतना टैक्स पे करना पड़ेगा। जैसे कि अगर किसी इंसान की इनकम मंथली नहीं, एक्चुअली एनुअल इनकम की अगर मैं बात करूँ, लेट सपोज वो है 2.5 लाख रुपए तक, ठीक है, कितनी है, 2.5 लाख तक, इतनी है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उसको पे करना पड़ेगा अपनी इनकम का लेट अस सपोज 2%, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अब उसकी इनकम है 2.5 लाख से ज़्यादा पर 7 लाख से कम, ठीक है, 2.5 से 7 लाख के बीच में, तो उसको पे करना पड़ेगा 5%। मतलब जैसे इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट भी बढ़ गया। अब उसकी इनकम है 7 लाख से मान लेते हैं 15 लाख के बीच में, तो उसका और बढ़ गया, उसको करना पड़ेगा 8% पे करना पड़ेगा। इस तरीके से यानी कि जैसे जैसे इनकम बढ़ी वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, टैक्स रेट बढ़ता जाएगा। तो ये क्या है, प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। और इस चीज़ से ना जो स्पेशली जो हमारे गरीब लोग होते हैं, हमारे पुअर सेक्शन है, उस पर ना बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता, क्योंकि भाई उनकी इनकम भी कम है तो उनको टैक्स भी कम पे करना पड़ेगा। और इससे फ़ायदा ये होता है कि अमीरों से हम ज़्यादा पैसा ले भी सकते हैं टैक्स के रूप में, मतलब सरकार ले सकती है, क्योंकि उनकी इनकम ज़्यादा है तो वो टैक्स भी पे करेंगे, तो सरकार का भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। पर इससे ये फ़ायदा होता है कि जो पुअर सेक्शन है उस पर ज़्यादा बर्डन नहीं आता, तो ये प्रोग्रेसिव है। अब रिग्रेसिव क्या होता है, देखो प्रोग्रेसिव में आपको दिख रहा है कि ये जो टैक्स रेट है ये कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है, मतलब इनकम के साथ बढ़ रहा है, इनकम के साथ कम हो रहा है ना, यही हो रहा है। पर रिग्रेसिव में ये कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे नहीं बढ़ेगा। जैसे कि अब मैं बात करूँ, टैक्स रेट है सिर्फ और सिर्फ 10%, ठीक है, 10%। अब अगर कोई बहुत अमीर इंसान है, उसकी इनकम है लेट अस सपोज 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए उसकी इनकम है, यहाँ पे उसकी इनकम है, उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा, 1 लाख का 10% कितना हो गया, उसका 10,000 रुपये है ना, 10,000 रुपये पे करने पड़ेंगे सिर्फ। और बचा उसने कितने लिए, 90,000 उसके पास अभी भी बचे हुए हैं। पर अब यहाँ पे क्या है, टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है, ये अमीर की बात थी। अब मान लो कोई गरीब है, वो कमाता है सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं आपका 5,000 रुपये, ठीक है, हम मान लेते हैं वो कमाता है सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये। अब इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 500 रुपये। उसके पास बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये। तो कहाँ उसके पास सिर्फ 4,500 रुपये बच रहे हैं, उसके पास 90,000 अभी भी बच रहे हैं। तो ये वाला जो टैक्स रेट होता है, टैक्स होता है रिग्रेसिव टैक्स, ये बर्डन डालता है हमारे पुअर लोगों पर, क्योंकि उनको भी इतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है अपनी इनकम से, उनको भी इतना ही पे करना पड़ रहा है, 10%। तो ये बराबरी नहीं हुई ना, बराबरी मतलब इक्वालिटी तो तब मानी जाएगी जब हम अमीर ज़्यादा कमा रहे हैं तो उनसे ज़्यादा लें, और गरीब कम कमा रहे हैं तो उनसे कम ही लें। तो प्रोग्रेसिव इज़ वेरी मतलब फार बेटर, ठीक है, इन कंपैरिजन टू रिग्रेसिव। तो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव समझ आ गया। यहाँ पे टैक्स रेट कांस्टेंट रहता है, यहाँ पे इनकम के साथ चेंज होता है, इनकम बढ़ेगी तो बढ़ेगा, कम होगी तो कम होगा। यहाँ अब ये आता है वेट एंड स्पेसिफिक। देखो वैल्यू एडेड क्या होता है, आपने पढ़ा है ना, पिछले चैप्टर्स में पढ़ के आ रहे हो, हम क्या करते हैं जब प्रोडक्शन करें तो हम एक चीज़ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं और उसको आगे भेज रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, जब प्रोडक्शन की हर स्टेज पर अलग अलग टैक्स लगेगा, जैसे GST। अब किसी का फैक्ट्री से XYZ फैक्ट्री से कोई चीज़ बनकर आई, वहाँ पे अलग टैक्स लगेगा GST, और वो आगे गई होलसेलर के पास, उसको अलग टैक्स देना पड़ेगा, फिर वो होलसेलर रिटेलर से अलग टैक्स पे करवाएगा, मतलब उसको टैक्स लेगा। फिर जो वो होता है आपका रिटेलर, जब वो फाइनली कंज्यूमर को बेचेगा तो वो अलग टैक्स चार्ज करेगा। मतलब हर स्टेज पर, प्रोडक्शन की हर स्टेज पर क्या हो रहा है, टैक्स चार्ज किया जा रहा है, वो कहलाता है वैल्यू एडेड टैक्स। पर स्पेसिफिक टैक्स क्या होता है, वो हर स्टेज पे चार्ज नहीं किया जाता, वो फाइनल ही मतलब एट लास्ट ही किया जाता है, और वो भी डिपेंड करता है कि जो कमोडिटी है उसका साइज़ क्या है, उसका वेट कितना है, इस हिसाब से टैक्स पे किया जाता है, टैक्स चार्ज किया जाता है। तो VAT यानी कि वैट और स्पेसिफिक आपको समझ आ गया, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव समझ आ गया। फिर आता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट आपको पता है, इनडायरेक्ट आपको पता है। जैसे अगर मैं पैसे कमा रही हूँ, मेरी इनकम है लेट अस सपोज 50,000 रुपये। अब ये जो मेरी इनकम पे मैं
टैक्स दूंगी मतलब मेरे पे ही तो टैक्स लगेगा, मैं ही टैक्स दूंगी, मैं इस टैक्स को कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बोल सकती कि भाई मैं काम नहीं करती हूँ, मेरी जगह मेरा फ्रेंड काम करता है, आप तो उसी से टैक्स लो। भाई कमा तो मैं ही रही हूँ, ऐसा ये चीज़ मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती। अपना ये जो बर्डन है, टैक्स का बर्डन है, ये मैं कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, डायरेक्टली मुझ पर ही आएगा, मुझे ही पे करना है। तो ये जो डायरेक्ट टैक्स होता है ना, इसका फाइनल बर्डन उसी पर जाता है जिस पर ये टैक्स लगाया गया होता है, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है यही इनकम टैक्स, या फिर आप कह लो वेल्थ टैक्स भी यही है। अब आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उस पर अगर आपको टैक्स देना है तो आप ही दोगे, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है, आपकी ही है, आप कहीं और ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर आप उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप कहीं ट्रांसफ़र करते हो तो ऑब्वियसली वो इंसान टैक्स देगा, पर है तो अभी वो आपकी, तो आपको ही देना पड़ेगा। अब इनडायरेक्ट क्या होता है, जिसका टैक्स का बर्डन मैं कहीं ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। अब ऐसा कौन सा टैक्स है, अब देखो, जैसे मान लो मैं कोई दुकानदार हूँ, है ना, अब दुकानदार हूँ, मैंने जब कोई सामान ये मार कर मैं जब पीछे से ख़रीद के लाई, मतलब होलसेलर से ख़रीद कर लाई थी, तो उसने टैक्स चार्ज किया था, है कि नहीं। जैसे वैट की मैंने बताई थी ना, अलग अलग स्टेजेस पे लगता है, तो मैंने टैक्स चार्ज किया था। अब इससे क्या हुआ, मेरी ज़्यादा कॉस्ट आई, मेरे को ज़्यादा पैसे देने पड़े, उसको 100 की जगह उसने 20% टैक्स चार्ज किया, 120 रुपये देने पड़े। अब मैं क्या करूँगी, ये जो मेरे 20 रुपये एक्स्ट्रा गए हैं ना, इन्हें वसूलने के लिए आगे कंज्यूमर को एक्स्ट्रा, मतलब उसको उससे एक्स्ट्रा चार्ज करूँगी, क्योंकि भाई मेरी जेब से पैसा गया, मैं कहाँ से वसूलूँ, मैं आगे से चार्ज करूँगी। तो इसका फाइनल बर्डन क्या हुआ, मतलब जो टैक्स मुझ पर इम्पोज किया गया था, वो फाइनल बर्डन मैंने शिफ्ट कर दिया मेरे कंज्यूमर पे। तो यूजुअली ऐसा होता है, टैक्स रेट मतलब जैसे बढ़ाने कि वो क्या करते हैं, उसका MRP बढ़ा देते हैं, उसका प्राइस बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होता है, उनका जो बर्डन है टैक्स का वो आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये होता है इनडायरेक्टली आपने शिफ्ट कर दिया, ये डायरेक्टली आपको ही पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आ गया, वैट स्पेसिफिक समझ आ गया, प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव, ये किसके टाइप्स हैं, ये टैक्स रिसीट्स के टाइप्स हैं। अब हमारी बात आती है नॉन टैक्स रिसीट्स की। टैक्स रिसीट्स हो गया, नॉन टैक्स मतलब जहाँ पे आपको टैक्स नहीं पे करना है, फिर भी जो सरकार है वो रिसीट्स अर्न करेगी, मतलब पैसा कमाएगी। अब कहाँ से ऐसा पैसा कमाती है, हम तो ये सोचते थे, अभी तक आप लोग भी ये सोच रहे होंगे कि सरकार तो सिर्फ टैक्स से पैसा कमाती है, हम टैक्स दे रहे हैं, उसका रेवेन्यू अर्न हो रहा है, पर नहीं, बिना टैक्स के भी सरकार बहुत सारा रेवेन्यू अर्न करती है। कैसे, फ़ीस से। अब फ़ीस कौन सी है, आपकी स्कूल की फ़ीस नहीं है, ये फ़ीस है अलग अलग जो आपके जुडिशियल वर्क्स होते हैं ना, उनकी फ़ीस। जैसे अब आपको क्या करना है, बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, आप क्या करोगे, जाओगे वहाँ तहसील वगैरह में और आपसे वो फ़ीस चार्ज कर लेंगे। या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी इधर से उधर शिफ्ट करनी है, बेचनी है किसी को, तो एक वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, रजिस्ट्री वगैरह करवानी होती है, उसकी अलग फ़ीस लगती है। तो ये सारी क्या है, अलग अलग तरीके की फ़ीस हैं, जो कि कौन चार्ज करता है, सरकार चार्ज करती है, क्योंकि सरकारी ऑफिसर्स हैं, है ना, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ही तो काम कर रही है, तो वो फ़ीस चार्ज करेगी, तो इससे सरकार को रेवेन्यू अर्न होता है। फिर आता है नेक्स्ट फाइन्स। अब फाइन्स कैसे, अब जैसे कि आपने क्या किया, रेड लाइट तोड़ के चले गए, हेलमेट नहीं लगाया, सीट बेल्ट नहीं लगाई, तो फ़ाइन लगता है कि नहीं, जुर्माना लगता है। आपने मान लो बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाई या फिर किसी को ठोक दिया कहीं पे, तो जेल में बंद हुए, 5,000 जुर्माना, तो ये क्या है, फ़ाइन ही तो है, तो इनसे सरकार की कमाई हो जाती है। फिर आता है एस्चीट। अभी एस्चीट क्या है, नया वर्ड है, पहली बार सुना होगा। तो एस्चीट देखो ऐसा होता है, जैसे हर किसी की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जैसे आपके पापा की जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे आपका घर है, आपकी कोई लैंड है, आपका कोई बिल्डिंग है, ऑफिस है, कुछ भी है, XYZ, तो उसका उन्होंने एक लीगल हियर बनवाएंगे। वो यानी कि लीगली वारिस कौन होगा, जब वो नहीं रहेंगे, कोई इंसान नहीं रहेगा, तो उसके पीछे उस चीज़ का लीगल हियर कौन है। पर बहुत लोग नहीं करवाते ऐसा, और फिर उनकी वो जो प्रॉपर्टी है वो अननेम्ड रह जाती है, वो किसी के नाम पे नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कोई अपना वारिस ही नहीं बनाया। इसी के पीछे तो लड़ाई होती है मूवीज़ में, तब उन्होंने तो कोई अपना वारिस ही नहीं बनाया, अब वो प्रॉपर्टी ऐਵੇਂ ही है, पड़ी हुई है, लेफ्ट है, तो वो क्या करती है, सरकार उसको ओन कर लेती है और वो उससे रेवेन्यू अर्न करती है। वहाँ पे जैसे कुछ बनवा दिया या फिर कुछ भी, किसी भी तरीके से वो रेवेन्यू अर्न करती है, तो वो होता है एस्चीट। तो एस्चीट क्या है, वो टाइप ऑफ रिसीट, उस तरीके की नॉन टैक्स रिसीट जो कि क्या होती है, एक लेफ्ट प्रॉपर्टी से अर्न करती है गवर्नमेंट। फिर आता है स्पेशल असेसमेंट। लेट अस सपोज आप क्या है, कोई मतलब किसी का घर है कोई बेकार से एरिया में, या फिर किसी की लैंड है कोई बेकार से एरिया में,
अब उसके पास ही ना बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होना शुरू हो जाए, हाईवेज़ बन जाएँ, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स, रोड्स बन जाएँ, तो वो जो आपकी प्रॉपर्टी है ना उसके भी रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आप देखना, अपने पापा से ही पूछना। अगर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे पहले कोई डेवलपमेंट नहीं था, अचानक से उसके पास आस-पास बिल्कुल पास में डेवलपमेंट होने लग जाए बहुत ज़्यादा, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रेट भी बढ़ जाएँगे। तो व उससे क्या होता है, अब उसके रेट बढ़ गए, है ना, उससे रेट बढ़ गए तो सरकार क्या करती है, उस प्रॉपर्टी के ओनर से कुछ चार्ज करती है, वो होता है स्पेशल असेसमेंट। तो यहाँ से भी क्या हुआ, ये आपका रिसीट हो गई, सरकार की कमाई हो गई। फिर आता है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। जैसे अब क्या है, अभी कोविड के टाइम पे मैं बात करूँ तो कोविड के टाइम पे एक फ़ंड बनाया हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या था, हेल्थ केयर फंड समथिंग, कोविड केयर ऐसा कुछ था। मतलब कुल मिला के जो कोविड से लड़ रहे हैं लोग, उनके लिए फ़ंड रेज़ किया था पैसा इकट्ठा करने के लिए। तो ये क्या है, डोनेशन, हम लोग ही डोनेट कर रहे हैं, टैक्स नहीं दे रहे हैं, या फिर कोई बाहर की कंट्री कुछ डोनेट कर रही है कि अच्छा चलो ये लो। जैसे अभी सरकार ने भी, हमारी इंडिया ने क्या किया था, जब पाकिस्तान में भी कुछ महीने पहले बहुत ज़्यादा भुखमरी हो गई थी, कुछ ना कुछ डोनेट किया था। श्रीलंका में भी हुआ था ये, श्रीलंका को भी डोनेशन दिया, बांग्लादेश को भी डोनेशन दिया। तो क्या हुआ, उनकी ये क्या है, उनके लिए वो ग्रांट है, डोनेशन है, तो उन्होंने वो चीज़ टैक्स से नहीं कमाई है, उन्होंने वो क्या किया, मतलब आपका नॉन टैक्स रिसीट है। इसी तरह इंडिया को कोई चीज़ डोनेट करे, ग्रांट करे, तो ये आपका हो जाता है नॉन टैक्स रिसीट। लास्ट हमारे पास आता है इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस। अभी जो पब्लिक एंटरप्राइजेस होते हैं बहुत सारे हैं, जैसे कि आपके क्या क्या हैं, ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, आपका NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, बहुत सारे हैं, ठीक है ना, सेल है, भेल है, ये वो, और आपका IRCTC। तो ये क्या है, पब्लिक कॉरपोरेशंस हैं, सरकारी कंपनीज़ हैं, सरकारी कॉरपोरेशंस। तो यहाँ से भी सरकार अपना इनकम जनरेट करती है, तो ये भी क्या हो गया, नॉन टैक्स। तो जहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, उसके अलावा ऐसी कोई भी रिसीट जहाँ पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ रहा, वही आपका कहला जाएगा नॉन टैक्स रिसीट। तो हमारा रेवेन्यू रिसीट तो कंप्लीट हो गया। और रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी वो कॉज नहीं करते हैं। अब ये सारी चीज़ें, ये कोई लाइबिलिटी कॉज कर रहे हैं क्या, मतलब अगर किसी ने बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी चलाई, उसका 5,000 रुपये का जुर्माना भर गया, सरकार के पास गया, वो सरकार की जेब में, अब 5,000 उसकी कमाई है सरकार की, कोई बोझ नहीं है कि हमें वापस करना है। क्यों वापस करना है भाई, फ़ाइन है। तो ये क्या है, ये सारी ही चीज़ें कोई लाइबिलिटी कॉज नहीं कर रही, और इन सारे ही पैसों को अर्न करने में सरकार का कोई असेट तो नहीं गया। उसने जुर्माना भरा तो ऐसे तो नहीं सरकार को अपना कोई सामान गिरवी रखना पड़ेगा, भाई तुम 5,000 का जुर्माना दे रहे हो, तो नहीं ना। तो ये क्या है, ऐसी चीज़ें हैं। रेवेन्यू रिसीट वो रिसीट होती हैं जो कि कोई लाइबिलिटी कॉज नहीं करती, और जिनको अर्न करने में, यानी कि जो कोई रिडक्शन इन असेट्स नहीं होता। अब हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की। अब देखो, कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स, बोरोइंग्स एंड अदर रिसीट्स। अब मैंने क्या बताया था, ये क्या है, बोझ हैं। तो पहली चीज़, दूसरी चीज़, इनमें हमारे असेट्स कम हो रहे हैं, संपत्ति जा रही है। अब जैसे कि लोन्स की रिकवरी की अगर मैं बात करूं, तो मान लो किसी ने हमको कोई लोन दिया हुआ है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक से हमने लोन दिया हुआ है, हम वो लोन नहीं चुका पाए, ठीक है, लोन नहीं चुका पाए, तो अब क्या होगा, कोई भी चीज़ जो हमने संपत्ति, कोई भी हमारी चीज़ जो हमने कोलेट्रल के तौर पे, सिक्योरिटी के तौर पे रखी हुई थी, वो हमारी चली जाएगी ना, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इससे हमारा असेट चला गया, तो ये हो जाएगा कैपिटल रिसीट। इसी तरह बोरोइंग्स, किसी भी तरीके की बोरिंग, मतलब कोई भी आपने उधार लिया हुआ है, वही बात है, एक ही चीज़ है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती है ना, सरकार, जो राज्य सरकार, जैसे यूपी गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट, ये सब भी क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती हैं। अब इससे क्या होता है, वही सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर लोन लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो नहीं चुका पाए, तो क्या हो जाएगा भाई, उनकी संपत्ति चली जाएगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये कैपिटल रिसीट्स है, ये उनके लिए बोझ है, राइट। फिर आती है अदर रिसीट्स। अदर रिसीट्स जैसे कि आपका, लेट अस सपोज, अदर रिसीट्स में आपका क्या आ सकता है, अदर रिसीट्स में आपका आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जैसे कि कोई पब्लिक कंपनी है, लेट अस सपोज, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था LIC का, ठीक है। अब सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया। इन्वेस्टमेंट करना तो पैसे लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट इसका उल्टा, पैसे निकालना। तो अब क्या करा उसने, अगर उसमें उसके 73% का स्टेक था, तो उसने कम कर दिया,
उसने क्या किया, सिर्फ 34% छोड़ दिया। तो जितने का रिडक्शन हुआ यानी कि उतनी उसकी संपत्ति चली गई, असेट्स चले गए। यानी कि उसको पैसे चाहिए थे, उसको रिसीट चाहिए थी। उसने क्या किया, अपना स्टेक विड्रॉ कर लिया कि भाई मैं इतना पैसा अपना विड्रॉ कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास पैसा आ गया। उसकी क्या चली गई, असेट चला गया, उसकी संपत्ति थोड़ी सी कम हो गई। जैसे कि वही सिंपल सी बात है, मान लो आपकी और आपके भाई की एक कंबाइंड वो है, क्या बोलते हैं, कोई प्रॉपर्टी है, दोनों का नाम है उसमें आपका। अब आपको चाहिए पैसे, तो अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे भाई मैं मेरा हिस्सा ना तुझे बेच रहा हूँ, तू मेरे को पैसे दे दे। तो अब आपकी रिसीट तो अर्न आपने कर ली है ना, कमाई तो हो गई, पर आपकी जो असेट था, आपकी आधी प्रॉपर्टी थी, वो तो चली गई ना। तो इसी तरीके से सिंपल सी बात है, ये होता है। तो कैपिटल रिसीट वो है जो बोझ क्रिएट करती हैं, जो असेट में रिडक्शन हो जाता है जिससे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं आपकी किसमें, कैपिटल रिसीट में। तो आपका ये हो गया रेवेन्यू रिसीट्स और ये हो गया आपका कैपिटल रिसीट्स। और इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब देखो टाइम ज़्यादा हो गया है आई गेस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपका ये जो आज हमने बजट रिसीट पढ़ा है ना, हम बजट एक्सपेंडिचर की बात करेंगे। और उसके बाद हम और अलग अलग चीज़ें पढ़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट और ये सारी चीज़ें, थोड़ा और आगे का टॉपिक। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।